Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 25th February 2021. Let's start the session. Our first news is 1 minute. क्रिकेटिंग लैंडमार्क। तो इसमें क्या बात हो रही है कि अभी हमारा ये सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है वर्ल्ड का। याद रखेंगे कहाँ पर बना है, तो मोन्टेरा स्टेडियम। मोन्टेरा जगह है, मोटेरा, ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में। तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। अर्लियर इसका नाम, पहले इस स्टेडियम का नाम होता था सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन उसको चेंज करके अब इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसमें करीबन 1.1 लाख लोग बैठ सकते हैं। ये कहाँ पे बना है, तो मोटेरा में बना है। मोटेरा कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, एकदम स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी में आपको पता होगा जो हमारे ट्रम्प साहब आए थे, जो नमस्ते ट्रम्प जो हुआ था वो भी इसी स्टेडियम में हुआ था, लेकिन जब इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। अभी 1 साल के अंदर इसकी कैपेसिटी इतनी हो गई। जो ट्रम्प साहब आए थे नमस्ते ट्रम्प, वो भी मोटेरा में हुआ था, इसी स्टेडियम में हुआ था। तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अर्लियर इसे क्या बोलते थे, एक सवाल ये भी बन सकता था कि पहले क्या ऐसे बोला जा रहा था, तो पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बोलते थे। अब इसका नाम चेंज करके हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हम आगे चलते हैं। वैक्सीन फॉर सीनियर्स एंड 45+ विद कॉमॉर्बिडिटीज फ्रॉम मार्च। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये एक तो इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि आपके में डायरेक्ट इंग्लिश में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, कॉमॉर्बिडिटीज। तो इसमें अब क्या होगा कि मार्च से 45 से ज़्यादा उम्र के जो सीनियर लोग हैं उनको अब वैक्सीन लगनी शुरू होगी। और विद कॉमॉर्बिडिटीज, विद कॉमॉर्बिडिटीज क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी एक डिजीज से जो ग्रस्त हैं, एक या एक से ज़्यादा डिजीज से ग्रस्त हैं, या उनको पहले से कोई डिजीज है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो 45 साल से ऊपर भी होंगे। कब से, मार्च से। तो मैंने बस ये वर्ड समझाने के लिए न्यूज़ एक्सप्लेन कर दी, एज सच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। पुडुचेरी कैबिनेट गिव्स नॉट फॉर प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें पुडुचेरी में अब क्लियर हो चुका है। पहले इसमें क्या हुआ, पहले एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो खत्म हो गई। खत्म इन द सेंस उन्होंने रिजाइन दे दिया, किरण बेदी उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद जो यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने जाके रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ कोई सरकार, तो अब जो गवर्नर था, गवर्नर ने वहां पूछा कि कोई पार्टी चाहे तो अपनी सरकार या अपनी मेजोरिटी प्रूव करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कोई पार्टी वहां आई नहीं क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। इसलिए फिर गवर्नर ने क्या करा, गवर्नर ने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर दी। अब हमारे लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल है किस आर्टिकल में, क्या है। तो आर्टिकल 356 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 356 बोलता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ये दो कंडीशन होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। दो में से अगर एक भी कंडीशन होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पहली क्या कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है मतलब जैसे अभी सिचुएशन हो गई है, मतलब जिसमें वहां पे कोई क्लियर मेजोरिटी है ही नहीं पार्टी, तो मतलब वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है। पहली कंडीशन ये होती है। या इसमें क्या कहता है, गवर्नर बोलता है ऐसा। गवर्नर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब कोई गवर्नमेंट जो वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको ना माने, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तब नहीं मानेगी, तब भी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। फिर जो गवर्नर होता है वो तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, एक इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अब लगता कैसे, तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। प्रेसिडेंट रूल लगने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है बोथ हाउसेस की। याद रखिएगा, पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी, बोथ हाउसेस की लगेगी, मतलब दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। एग्जाम पे यही सवाल होता है, कुछ मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल पास होता है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। और इसको पास मैक्सिमम 2 महीने के अंदर कर देना चाहिए। 2 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट रूल वाला बिल पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से। याद रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, मैक्सिमम 2 मंथ में पास हो सकता है। क्या, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक है। फिर इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, तो ये हर 6-6 महीने बाद लगाया जाता है, मतलब 6 महीने के लग गया
फिर इस पे मतलब डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगी, फिर 6 महीने के लिए लग जाएगा। ऐसे 6 6 महीने के लिए मैक्सिमम कितने दिनों के लिए लग सकता है? मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। याद रखिएगा कितने मैक्सिमम, एक सवाल ये होता है कि मैक्सिमम कितने साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। इस फोटो से आप सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ये लास्ट वाला जो मैंने बताया विद इन 2 मंथ्स, ये है। अब कितने मैक्सिमम टाइम के लिए लग सकता है, तो एवरी 6 मंथ्स में मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है। हाँ, अब जैसे मान के चलिए इधर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, अब उसको हटाना है, तो हटाने के लिए भी क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी? तो नहीं, हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधे प्रेसिडेंट हटा सकता है। प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट हटा सकता है, उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तो टर्मिनेशन के लिए नॉट नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टर्मिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट रूल को किसी भी तरीके से हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। केवल लगाने के लिए, जब कहीं स्टेट में प्रेसिडेंट रूल या किसी यूटी में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो हमें स्टेट की वो क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, ये तो हो गया। एक इसमें अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट हुआ था। इसमें यह बोला गया था कि अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी यूटी में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा का लग गया है, प्रेसिडेंट रूल कांट बी इम्पोज इन एनी स्टेट बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा का नहीं लग सकता है। किस कंडीशन में? मतलब ये दो कंडीशन छोड़ के लग सकता है। तो ये दो कंडीशन क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो 1 साल से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। दूसरा क्या है? इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड एट द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज नेसेसरी टू होल्ड असेंबली इलेक्शन, या इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दे कि प्रेसिडेंट रूल जरूरी लगा हुआ है, इसलिए हम असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते। ये जो प्रोविजन है इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए पूछा जाएगा वो बाकी की ये चीजें पूछी जाएंगी, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ समझाया। जिस बच्चे को समझ में ना आए तो मैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में। और मैं कल आपको प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 चीजें, इन तीनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। आज मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कल बताऊंगा, या जिन बच्चों को पता है वो पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। प्लीज सब बच्चे लिखेंगे, जिसको जो भी आता है वो लिखेंगे। कल मैं इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आज मैंने जैसे प्रेसिडेंट रूल के बारे में तो बता दिया है। आगे चलते हैं। प्लीज सी सिंप्लीफिकेशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्टेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, अब क्या हो रहा है कि इंडिया में जो माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी भी अब ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई है। मतलब जो निसंतान माँ बाप हैं वो अब जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी अब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लालच दे देते हैं उन्हें कि हम आपको बच्चा प्रोवाइड करा देंगे, और उनकी मजबूरी का फायदा उठा के इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक काम करता है उसका नाम है कारा। प्लीज रिमेंबर, डायरेक्ट एग्जाम में ऑलरेडी 2 3 बार पूछा जा चुका है कि कारा किससे रिलेटेड है। तो इसको बस आपको याद होना चाहिए, चाइल्ड अडॉप्टेशन से रिलेटेड है, बस इतना पता होना चाहिए। कारा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा चाइल्ड अडॉप्टेशन से रिलेटेड है। एक और याद रखिएगा एनसीपीसीआर, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आपका आज का क्वेश्चन ये है, किस ईयर में बना था? आपको ईयर बताना है कि कब बना था और किस एक्ट के थ्रू बना था। ये 2 सवाल है, बहुत इजी है। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो ये किस ईयर में बना था और किस एक्ट के थ्रू बना था, मैं ऑलरेडी जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको मैं सब बता चुका हूं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कब बना है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी कब बना है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब बना है। मैंने इनके सन भी बताया, इनको ये भी बताया कि पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा बना है। इसलिए आज जो सवाल है वो यही है कि किस ईयर में बना है, किस एक्ट में बताया, आप बताएंगे एनसीपीसीआर के बारे में। कारा मैंने आपको बता दिया किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सेंट्रल अडॉप्टेशन एंड रिसोर्स अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि चाइल्ड अडॉप्टेशन से रिलेटेड है। इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे कपल्स हैं उनको नहीं बच्चा मिल रहा है, इसलिए उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो इसको रोकने के लिए कमिटी का गठन हो रहा है, वही सब बातें। आगे चलते हैं। यूपी असेंबली पासिस बिल ऑन कन्वर्जन ऑफ एमिड प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ कि यूपी जो गवर्नमेंट है उसने एक बिल पास कर दिया जिसको हम बोलते हैं यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन
ऑफ रिलीजियस बिल। याद रखिएगा जो अनलॉफुल कन्वर्जन जो बिल है ये पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो लॉफुल कन्वर्जन है ये किस स्टेट ने पास करा है। तो याद रखिएगा यूपी ने पास कर दिया है, एमपी भी इस पे लगा हुआ है, अभी एमपी ने पास नहीं करा है, यूपी ने पास कर दिया है। मतलब कितना सारा अपोजिशन हुआ था फिर भी इन्होंने पास कर दिया इस बिल को। अपोजिशन बोल रहा था कि सिलेक्शन कमेटी को भेजिए, बहुत सारी कमिटीज होती हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है जो डिसाइड करती है बिल्स के अच्छे बुराई के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट ने सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं भेजा। ये बिल एक्चुअली है क्या? देखिए इस बिल में क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अगर कोई शादी करना चाहता है, मान के चलिए एक हिंदू है और मुसलमान है, या कोई और रिलीजन मान लीजिए, अगर दो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, मेनली इंटर रिलीजन की बात कर रहा है कि अगर कोई इंटर रिलीजन लोग हैं और वो शादी करना चाहते हैं, और शादी के समय अगर लड़का रिलीजन चेंज करना चाह रहा है या लड़की रिलीजन चेंज करना चाह रही है केवल शादी के पर्पज से, तो ऐसी शादी नहीं मानी जाएगी। इसका मेन जो लॉ का उद्देश्य है वो यही है। अंडर द बिल अ मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मैरिज को रद्द कर दिया जाएगा इफ द कन्वर्जन इज सोनली फॉर दैट पर्पस, कि आप रिलीजन चेंज करना चाह रहे हैं केवल शादी के लिए, एंड दोज विशिंग टू चेंज देयर रिलीजन आफ्टर मैरिज नीड टू अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो भी ऐसे शादीशुदा लोग जो एक बार उनकी शादी हो गई और शादी के बाद अपना रिलीजन चेंज करना चाह रहे हैं उन्हें डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें वैसे ये इन्होंने बिल पास कर दिया, लेकिन इसमें थोड़े फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो राइट टू चूज आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आपको किसको चूज करना है, वो एक आपका फंडामेंटल राइट है। और आपको कौन सा प्रोफेशन या कौन सी प्रैक्टिस या कौन सा रिलीजन चूज करना है ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप डीएम से परमिशन क्यों लेंगे? अगर आपको रिलीजन चेंज करना है, मान के चलिए आप मुसलमान हैं हिंदू बनना है, आप हिंदू हैं मुसलमान बनना चाह रहे हैं, या जो भी रिलीजन आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी है, आपका खुद का डिसीजन है। मान के चलिए कि आप गए कि हमें रिलीजन चेंज करना है डीएम साहब के पास, और डीएम साहब मना कर दिए कि नहीं हम नहीं दे रहे अथॉरिटी, तो आपका रिलीजन चेंज हो ही नहीं पाएगा। तो यही जो अपोजिशन है वो भी यही चीज बोला है कि ये जो है मैरिज इज अ पर्सनल मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल, मैरिज जो है वो किसी का पर्सनल मैटर है, ऐसा अपोजिशन बोला है। बीएसपी वाले भी यही बोले हैं कि राइट टू फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो गया है। लेकिन फिर भी जो स्टेट बोलेगी वही मानना पड़ेगा, स्टेट बोली है तो ये चीज माननी पड़ेगी। वैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ माना है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस होनी चाहिए, तभी जो जाति का भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी 10-15 दिन पहले ही जजमेंट आया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। यूएस विल सीक टू रिजॉइन यूएनएचआरसी। तो जो काम ट्रम्प साहब ने गलत कर रहे हैं जिससे बाहर निकले थे, बिडेन साहब उससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ट्रम्प साहब 2018 में यूएनएचआरसी से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर चले गए थे, ये बोल के कि ये जो है पार्शियल है, ये पार्शियल देती है डिसीजन। तो अब जो बिडेन साहब हैं इसको दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा बिडेन साहब जो है यूएनएचआरसी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, और किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जेसीपीओए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसे हम ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में से जानते हैं। फिर जो WHO है उसको भी दोबारा कर रहे हैं, जो पेरिस क्लाइमेट डील है उस पर भी ज़्यादा दोबारा जा रहे हैं, और अब यूएनएचआरसी पे भी आ रहे हैं। तो जो चीज़ ट्रम्प साहब ने मना करी है, बिडेन साहब उसको एकदम अपोजिट करने का काम करेंगे। तो ये अभी होगा, देखते हैं क्या होता है। सीक है, मतलब अभी करा नहीं है, सीक विल सीक, देख रहे हैं। ईरान अनाउंसेस 50 मिलियन डिफेंस क्रेडिट फॉर लंका। अब इमरान खान आपको पता है श्रीलंका के विजिट पे गए हुए हैं, तो उन्होंने 15 मिलियन का डिफेंस क्रेडिट श्रीलंका को दिया है। खुद चाइना से वीक मांगते हैं और ये अब दूसरों लोगों को बांट रहे हैं। लेकिन अच्छा है, श्रीलंका के लिए फायदा है कि उन्हें पैसे की मदद हो गई है, क्योंकि वो वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो 50 मिलियन दिया है, डिफेंस क्रेडिट दिया है, और ये बोल के दिया है कि हम सिक्योरिटी कॉम्बैटिंग टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कम करना चाहते हैं। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, इन्होंने पैसा दिया, बस याद रखेंगे, और इम्पोर्टेंट नहीं है अपने किसी काम का। आगे चलते हैं। मोनिटाइज और मॉडर्नाइज इज मोदी मंत्र फॉर गवर्नमेंट असेट। तो मोदी साहब कह रहे हैं या तो जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं, उसको या तो बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या हो, प्राइवेटाइज करने से क्या होगा कि सरकार के पास फंड आएगा और सरकार उस फंड का यूज़ करेगी नए मकान बनाने में और पुअर को एलिवेट करने में, पुअर को, जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने में। सरकार कल हिंदी का न्यूज़पेपर था शायद, उसमें मैं पढ़ रहा था, तो मोदी उसमें ऐसे हेडलाइन थी कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, हमारा काम देश हित है।
तो अब ये लिख रहा है, ये आप भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट मंत्रा इज मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। मोनेटाइज कर दो। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा पैदा कर सकते हैं, इसीलिए उनको मोनेटाइज करने की ज़रूरत है। मोनेटाइज एक ही चीज़ से हो सकता है कि उनको प्राइवेटाइज कर दो। अभी आपको पता है 4 PSUs प्राइवेटाइज होने वाली हैं, जो इस साल का बजट आया उसमें भी ये चीज़ बोला है। LIC जो है उसके भी IPO निकलने हैं, IPO का इन द सेंस कि वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगी। 4 बैंक्स हैं वो भी प्राइवेटाइज होने वाली हैं। तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम आने वाले 2-3 सालों में सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा। प्राइवेट इन द सेंस सरकार बोल रही है कि हमें इस बेसिस पे काम करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलके काम करें। तो वैसे भी अब आप देखेंगे अगर कोई जॉब भी निकल रही है तो वो सब आउटसोर्सिंग हो रही है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि ठेके पे उठा देते हैं कि हमें 15 आदमी चाहिए, हमें 20 आदमी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और यहाँ पे ये लोग काम करेंगे, या जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं कि हम संविदा पे रख रहे हैं। तो अब सरकार इसी बेसिस पे काम कर रही है। इससे फायदा क्या होता है, एक तो सैलरी कम होती है। सैलरी कम तो सरकार का फायदा, पहली बात है सबसे ज्यादा सैलरी कम से ही हो जाता है, और उनको इसमें एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होगी तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट काम हो। इसलिए आपको पता होगा जितने भी सरकारी क्या जितने भी पोर्ट्स हैं वो अब एक ही कंपनी चलाती है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। और धीरे धीरे रेलवे भी प्राइवेटाइज हो रही है और ये PSUs भी प्राइवेटाइज हो रही है। तो आज का अगर कोई लिखना चाहता है फॉर या अगेंस्ट में, तो आज लिख सकता है जो प्राइवेटाइजेशन इज गुड, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, और नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो आज जितने बच्चे हैं वो सब इस पे लिखेंगे प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, ऑलरेडी हमेशा न्यूज़ में रहती है और बहुत अच्छा टॉपिक है ऐसे के लिए भी या फॉर एंड अगेंस्ट लिखने के लिए भी। तो जो भी चाहें तो ये इस पे लिख के मेरे को भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो मैं उसको चेक करके ही बता दूंगा कि आपने कैसा लिखा है, शिवम_त्यागी_ST। तो मेरे को फॉलो भी कर लीजिएगा और आपका फायदा भी हो जाएगा। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बोथ, दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। अभी हमारी हिंदी वाले बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए हम हिंदी की अब टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फॉर पेपर 2। तो जो भी बच्चे परेशानी में थे हिंदी मीडियम वाले, बहुत बोलते थे कि सर आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने स्पेशल उन्हीं के लिए एक रखा है। तो जो भी बच्चा बाय करना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स गिवन है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप स्टडी फंडा के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी जाके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।